हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम जेनेटिक्स के लास्ट फेज में चल रहे हैं और हमने जेनेटिक्स में पढ़ा था लास्ट में आनुवंशिक विकार पढ़ लिए थे। ठीक है, उसमें भी अपन ने मेंडेलियन विकार पढ़े थे। आज अपन बात करने जा रहे हैं गुणसूत्रीय विकारों के बारे में। ठीक है, तो बहुत दिक्कत है जीवन में, कभी जीन खराब हो रहे हैं, कभी गुणसूत्र खराब हो रहे हैं। तो जो भी हो रहा है देख लो भाई साहब, अपने शरीर का ध्यान रखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि पता ही नहीं चले शरीर के अंदर क्या क्या गड़बड़ चल रही है। ठीक है, इसीलिए रिसर्च जरूरी होता है। पहले मेरे को लगता था कि साइंस रिसर्च क्यों टाइम खराब करते हैं सब। ठीक है, दुनिया शांति से चलने दो, कलाकारी करो, कविताएं सुनो। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं भाई, बाकी सब चीजें शांति से चल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई इंसान बेवजह मरना नहीं चाहिए। पहले से पता चल जाए तो अपन क्योर कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम गुणसूत्रीय विकारों के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये कि गुणसूत्रीय विकार मनुष्यों में तो कम से कम देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर अगर एक सिंगल जीन में डिफेक्ट हो रहा है तो हमको बीमारी हो जाती है बड़ी बड़ी। तो यहां तो गुणसूत्र की संख्या कम ज्यादा हो रही है या संरचना बदल रही है, समझ में आ रहा है। ठीक है, होगा पर बहुत कम संभावना है कि ऐसा होगा। ठीक है, चलिए, तो गुणसूत्रीय विकार के अंदर हमने बात की थी कि दो तरीके के परिवर्तन हो सकते हैं। एक होता था संरचनात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन, गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन हो जाए। और दूसरा क्या होता है, संख्यात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो गुणसूत्र संख्या में कमी या वृद्धि। एंड फर्स्ट वन इज संरचनात्मक परिवर्तन। तो गुणसूत्र संरचना या किसी भाग में परिवर्तन हो जाए गुणसूत्र, तो दोनों ही बड़े परिवर्तन होते हैं, इसलिए मनुष्य में बहुत कम एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहले अपन बात करेंगे संख्यात्मक परिवर्तन की, उसके बाद में पहले बात करेंगे संरचनात्मक परिवर्तन, उसके बाद में संख्यात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, देखो इसको नोट कर लेना, फिर आगे अपन चल रहे हैं। संरचनात्मक परिवर्तन, अब देखो इधर संख्यात्मक परिवर्तन या संरचनात्मक परिवर्तन, पहले पढ़ रहे हैं अपन। सपोज करो ये कोई गुणसूत्र था इस तरीके का, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, और ये गुणसूत्र का क्या होता है, मध्य बिंदु या सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा कि इस तरीके का गुणसूत्र है जिसमें इस तरीके के जीन है, ए बी सी डी ई एफ, और ये इसका सेंट्रोमियर। हाँ जी, मेरे को जाना पड़ा थोड़ा इधर उधर, वर्क फ्रॉम होम, घर से कार्य करने का यही नुकसान होता है। हाँ, ए बी सी डी ई एफ क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कहाँ गायब हो जाओगे, ज्यादा ज्यादा पानी पीने चले जाओगे, वॉशरूम चले जाओगे, यहाँ पे बहुत कुछ करना पड़ता है। ए बी सी डी ई एफ, बर्तन वर्तन नहीं धोने पड़ते, लेकिन फिर भी तो ये गुणसूत्र है, इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं देखो जरा। ये तो तितली बन गई। ठीक है, लग तो रहा है थोड़ा ऐसे ऐसे कर दे, मस्त बढ़िया हेलीकॉप्टर बन जाए। 4 तरीके के परिवर्तन अगर ऐसा हो जाए, ये क्या हो गया, गुणसूत्र का एक भाग डिलीट हो गया, टूट गया। इस परिवर्तन को बोला जाता है विलोपन। क्या बोला जाता है,
विलोपन या डिलीशन, इंग्लिश वाला वर्ड आसान है कि चलो मैसेज आया था डिलीट कर दिया ताकि कोई देख नहीं सके, और जब तक देखेगा नहीं राज की बात राज ही रहेगी। ठीक है, चलिए तो डिलीशन हो गया या विलोपन हो गया, ऐसी कोई राज की बात है भी नहीं, लेकिन फिर भी अपन ऐसे सेफ्टी के लिए बनता है। ठीक है, चलिए अगर ऐसा हो जाए ये क्या हो गया, ये क्रोमोसोम का या गुणसूत्र का एक भाग है वो डबल हो गया, दोहरा हो गया, दो जगह पे आ गया या रिपीट हो गया, इसको बोला जाता है द्विगुणन। क्या बोला जाता है? द्विगुणन, डुप्लीकेशन हो गया। वाह कितनी आसान है साइंस। ठीक है, द्विगुणन, तो जो राज की बात छुपाई थी वो राज की बात आगे अखबार बन गई, डबल हो गई। ठीक है, द्विगुणन। तीसरी बात, अभी और पता नहीं क्या करोगे सर आप, हमारा राज राज रहने दो। ठीक है भाई, तुम्हारा राज राज रहने दिया जाता है। अगर ऐसा हो जाए इसमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, था जैसा का जैसा है, लेकिन फर्क पड़ा है। डी और ई की स्थिति बदल गई है, मतलब ये जो गुणसूत्र खंड था ये 180 डिग्री घूम गया। ठीक है, तो इस तरीके के परिवर्तन को नाम दिया जाता है प्रतिपन। क्या बोला जाता है? प्रतिपन, या जिसको बोला जाएगा इन्वर्जन। ठीक, अगर इसके अंदर ऐसा खंड प्रतिपन दर्शाता है जिसमें सेंट्रोमियर शामिल नहीं है, तब उसको बोला जाता है क्या बोला जाता है? परिकेंद्र, पराकेंद्री। क्या बोला जाता है? पराकेंद्री प्रतिपन, जिसमें सेंट्रोमियर या ये बिंदु, मुख्य बिंदु, गुणसूत्र बिंदु शामिल नहीं हो। लेकिन अगर ये भाग का हो जाता, सपोज करो ये ऐसा नहीं होकर ऐसा होता, बड़ा बना गया, ए बी डी सी ई एफ, तो कौन सा घटक है जो, कौन सा भाग है वो प्रतीक हुआ जो इसमें गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर शामिल है? तो इस तरीके के प्रतिपन को बोला जाता है परिकेंद्री प्रतिपन, और इसको बोला जाएगा पराकेंद्री। ठीक है, दो भाग होते हैं, पराकेंद्री प्रतिपन। अभी अपन लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए चाहो तो मत लिखो, एक भाग लिख लो कोई भी। डन। नेक्स्ट, एक और चीज हो सकती है, कि ये सपोज करो ये कोई दूसरा गुणसूत्र है जिस पे इस तरीके के जीन है, पी क्यू आर एस टी। तो क्या फर्क दिख रहा है हमको? इस गुणसूत्र का जो एफ वाला भाग था वो स्थानांतरित होकर दूसरे गुणसूत्र पे चला गया, तो चौथा टाइप का परिवर्तन क्या हो सकता है? स्थानांतरण। अगर आपस में स्थानांतरण होता कि इस गुणसूत्र का कोई भाग इसके पास आ जाए और इस गुणसूत्र का कोई भाग इसके पास चला जाता, तो फिर इसको बोला जाता रेसिप्रोकल। क्या बोला जाता? रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, व्युत्क्रम स्थानांतरण, व्युत्क्रम स्थानांतरण। बात समझ में आई? एक गुणसूत्र के किसी भाग का
वहां से हटकर दूसरे गुणसूत्र पर यहाँ पर डिलीट हो रहा है, वो किसी और गुणसूत्र पे नहीं जा रहा है। यहाँ ऐसा लगेगा कि यहाँ पे भी F डिलीट हुआ है, लेकिन वो किसी दूसरे गुणसूत्र पे गया है, इसलिए किसका एग्जाम्पल होगा, स्थानांतरण। इसी तरह से इस गुणसूत्र का क्या भाग आ गया, S निकलकर इसके पास आ गया है। ठीक है, चलिए, तो ये 4 प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। विलोपन, कोई भाग डिलीट होना, द्विगुणन, कोई भाग डबल हो जाना, प्रतिपल, कोई भाग 180 डिग्री घूमकर अपनी स्थिति पर वापस आ जाना, और स्थानांतरण, गुणसूत्र किसी भाग का एक जगह से दूसरी जगह पर या एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर स्थानांतरित होना। अगर आपस में स्थानांतरण हो रहा है कि इसका इसके पास, इसका इसके पास, तब उसको क्या बोला जाता है, व्युत्क्रम स्थानांतरण बोला जाता है। ठीक, नोट कीजिए जल्दी से। नोट करने के लिए क्या करना होता है, वीडियो को रोकना है और उसको नोट करना है। अब थोड़ी सी थ्योरी जो बची है वो अपन लिख लेते हैं। चलिए, तो क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। गुणसूत्र के किसी भाग का विलोप होना, इसके कुछ एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है क्राई डू कैट। कैट मतलब बिल्ली। तो क्राई डू कैट विकार होता है, उसके अंदर गुणसूत्र संख्या 5 की छोटी भुजा डिलीट हो जाती है, जिसमें बच्चा बिल्ली के समान रोता है। ठीक है, बच्चा मतलब बिल्ली के समान रोता है, मतलब जब रोता है तो बिल्ली जैसी आवाज आती है। ठीक है, चलिए, ऐसा बच्चा किसका होगा, उसके पास मत जाना, तो झपट्टा मार लेगा। दूसरा, वॉल्फ हचिंसन विकार। इसके अंदर कौन टूटता है, गुणसूत्र संख्या 4 नष्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दोनों याद रखना, एक इसके अंदर एग्जाम्पल है, एक इसके अंदर एग्जाम्पल है, बाकी और किसी के अंदर कोई खास एग्जाम्पल नहीं है। द्विगुणन, गुणसूत्र के किसी भाग की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति होना। ठीक है, तीसरा, प्रतिपल, गुणसूत्र के किसी भाग का 180 डिग्री घूर्णन होना, पुनः उसी स्थान पर। ठीक है, अब ये 2 टाइप का हो सकता है, परिकेंद्री और पराकेंद्री। परिकेंद्री कब कहेंगे, जब सेंट्रोमियर शामिल हो। गुणसूत्र का केंद्रीय बिंदु जिसको क्या बोला जाता है, सेंट्रोमियर शामिल। दूसरा क्या हो सकता है, पराकेंद्री। पराकेंद्री कब कहेंगे, जब सेंट्रोमियर शामिल नहीं हो। ठीक है, तो ये इन्वर्जन या प्रतिपल। अगला बात, स्थानांतरण। गुणसूत्रीय खंड का किसी अन्य गुणसूत्र पर स्थानांतरण। तो ऐसा अपन ने कहा पढ़ा था कि गुणसूत्र आपस में आदान प्रदान हो सकते हैं। अपन ने एक पढ़ा था जीन विनिमय। क्या बोला था, जीन विनिमय, जिसको अपन ने बोला था क्रॉस ओवर, सहलग्नता पढ़ी थी वहां पर। तो इसको क्या बोला जाता है, इलीगल क्रॉस ओवर, क्योंकि वो समजात गुणसूत्रों के मध्य होता है, ये असमजात गुणसूत्रों के मध्य होगा। यहाँ पे अपन हाईलाइट कर सकते हैं, असमजात गुणसूत्र के मध्य। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया।
नाम भारी लग रहे हैं क्योंकि हिंदी मीडियम में अपन पढ़ रहे हैं। ल्यूकेमिया किसको बोला जाता है? जब बहुत सारी ल्यूकोसाइट हो जाती है या WBC हो जाती है तब, ठीक है। इसके बीच में गुणसूत्र संख्या 9 व 22 के मध्य क्या हो जाता है? आदान प्रदान, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं। पहले तो वो चार्ट बना लिए थे, इनके नीचे इनकी परिभाषा और उदाहरण लिखना है, ठीक है। चलिए अब इसको नोट करो, फिर आगे पढ़ते हैं अपन। हाँ, गुणसूत्र में कैसा परिवर्तन? दूसरा वाला बात करने जा रहे हैं, दैट इज संख्यात्मक परिवर्तन। संख्यात्मक परिवर्तन। तो गुणसूत्र की संरचना में होने वाले संख्यात्मक परिवर्तन कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक है सुगुणिता, सेकेंड वन इज असुगुणिता। सुगुणिता और असुगुणिता, ठीक है। सुगुणिता के अंदर क्या हो जाता है कि सपोज क्या करो, मान नहीं है, हमारे पास गुणसूत्रों के कितने सेट है। गुणसूत्र हम कैसे जीव है? द्विगुणित जीव है। और द्विगुणित जीव को कैसे लिखते हैं? 2n। कैसे जीव है? द्विगुणित जीव है, ठीक है। इसके अंदर 2 सेट है या 2 समुच्चय है, 2 समुच्चय, ठीक। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 सेट या 2 समुच्चय है, इनका करना क्या है? इनका क्या करना है? देखो, ये जो 2 सेट या 2 समुच्चय है, इनके अंदर अगर वृद्धि हो जाए, 3n हो जाए, 4n हो जाए, या फिर इससे एक कम होकर n रह जाए, ठीक है, तो उस तरीके के परिवर्तन को क्या बोला जाता है? सुगुणिता। इंग्लिश में बोला जाता है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी, ठीक है। क्या बोलेंगे? गुणसूत्र समुच्चय में, गुणसूत्र समुच्चय में कमी या वृद्धि, ठीक है। चलिए, दूसरा बात है असुगुणिता। असुगुणिता के अंदर क्या देखने को मिलता है? गुणसूत्र सेट में से या समुच्चय में से एक या अधिक गुणसूत्र की कमी या वृद्धि। यहां पे पूरा का पूरा सेट कम या ज्यादा हो रहा है, जबकि यहां 2 सेट में से एक या अधिक गुणसूत्र कम हो रहा है। ये 2 टाइप का है। इधर देखो, ये कितने टाइप का है? 2 टाइप का। एक है स्वबहुगुणित। एक सेकंड, ये तो हमने लिखा ही नहीं। 2n से क्या हो जाए? 3n, 4n, 5n, इसी तरीके से क्या हो जाए? n, ठीक है। तो इसको बोला जाता है पॉलीप्लॉइडी, बहुगुणिता। पॉलीप्लॉइडी या फिर बोला जाएगा बहुगुणिता, ठीक है। बहुत गुणों वाली बहुगुणिता, ठीक है। चलिए, ये 2 टाइप का है। एक है स्वबहुगुणिता और दूसरा है परबहुगुणिता। ठीक है। स्वबहुगुणिता में क्या होता है? एक ही प्रकार के सेट में वृद्धि होना। मतलब जैसे अगर कोई पाठक के अंदर 2a था इस तरीके का, तो अगर ए इस तरीके से बढ़ता जा रहा, 4 सेट हो गए, ठीक है। तो सेम टाइप के गुणसूत्र सेट बढ़ रहे हैं, एक ही प्रकार के सेट में वृद्धि होती है। स्वबहुगुणिता। परबहुगुणिता, भिन्न प्रकार के सेट में वृद्धि होना। भिन्न प्रकार के सेट में वृद्धि होना। तो क्या हो जाएगा? ए बी बी, इस तरीके का हो जाएगा। 2 ये 2 ये,
ठीक है, तो इस तरीके के जो परिवर्तन होते हैं उनको बोला जाता है पर बहुगुणिता। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, इधर की तरफ आए तब क्या बोला जाता है? अगुणिता, उसको बोला जाता है बहुगुणिता। ये सामान्यतः कैसा जीव होता है? द्विगुणित जीव होता है। दो से ज्यादा हो जाए तो बहुगुणिता, दो से कम हो जाए तो अगुणित हो जाता है। और बहुगुणिता दो टाइप की, स्वबहुगुणिता और पर बहुगुणिता। इनके एग्जाम्पल कोई अपने कोर्स में नहीं है। इनफैक्ट मनुष्यों के अंदर या जीवों के अंदर इसके एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे भी नहीं, पादपों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। हमने बोला ना कि हमारे अंदर केवल एक गुणसूत्र बढ़ जाए तो ही, एक गुणसूत्र के एक जीन में कमी वृद्धि हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ तो पूरा पूरा सेट बन जुड़ रहा है। कहने का मतलब 2n बराबर हमारे अंदर क्या है? 46। तो 3n बराबर कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। इतना पूरा सेट। n बराबर कितना है? 23। तो एक पूरा सेट बढ़ गया। 4n बराबर क्या हो जाएगा? 92। तो इतना सारा एनिमल बॉडी, क्योंकि जंतुओं का शरीर जो है वो जटिल है, वो इसको नहीं झेल सकता है। क्लियर? अब बात करते हैं इधर एक या इसके अंदर अगुणिता को इंग्लिश में बोला जाता है, असुगुणिता को एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी का क्या मतलब है इधर देखो। अगर गुणसूत्र संख्या 2n थी और 2n में से एक गुणसूत्र कम हो गया, ठीक है, तब उसको बोला जाता है मोनोसोमी। क्या बोला जाएगा? मोनोसोमी। इसी तरीके से अगर एक बढ़ जाए तब क्या बोलेंगे? मोनो तो यहां पे आ गया, उधर क्या लिखेंगे? ट्राइसोमी। क्या बोला जाएगा? ट्राइसोमी। डाइसोमी किधर गया? डाइसोमी शायद इसलिए यूज नहीं किया, ये ऑलरेडी द्विगुणित है तो उसमें एक जुड़ा। अब दूसरा 2n माइनस 2, क्या बोलोगे? इसको नाम दिया जाता है नलीसोमी। नल मतलब होता है नथिंग, NuLL, NuLL, ठीक है, नलीसोमी। तो दोनों का पूरा जोड़ा ही गुणसूत्र का गायब हो गया। 2n माइनस 2, 2n प्लस 2 आ जा नलीसोमी नहीं, ठीक है, इसको बोला जाएगा टेट्रासोमी। ये नाम जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट कि 2n प्लस 2 क्या होगा, ट्राइसोमी किसको बोला जाएगा। ये अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? 2n माइनस 1, इसमें और इसमें कुछ फर्क है क्या? थोड़ा सा फर्क है। इसको बोला जाएगा डबल मोनोसोमी। इसी तरीके से यहां पर 2n प्लस 1 हो जाए तब भी उसको क्या बोला जाएगा? डबल ट्राइसोमी। ठीक है, चलिए तो अब समझना इसमें और इसमें क्या फर्क है। हल्का सा फर्क है। हमारे पास गुणसूत्र के इस तरीके के जोड़े, कितने जोड़े हैं? 23 जोड़े। ये तो हमको मालूम है, 23 पेयर्स है। इसमें से अगर किसी एक सेट में पूरी ही ये पूरा सेट चला गया, दोनों गुणसूत्र चले गए, सेट नहीं, एक पूरा जोड़ा पेयर चला गया, तब उसको क्या बोला जाएगा? नलीसोमी, 2n माइनस 2। लेकिन ऐसा नहीं होकर एक गुणसूत्र तो यहां से गायब हुआ और एक गुणसूत्र यहां से डिलीट हुआ, कमी हुई, ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि दो अलग अलग जोड़े के में से एक एक सदस्य का गायब होना डबल मोनोसोमी कहलाएगा। सिमिलरली वहां पे अगर किसी एक ही जोड़े के अंदर सीधी वृद्धि हो जाए तो 2n प्लस 2 हो जाएगा। अगर एक जोड़े के अंदर वृद्धि नहीं होकर एक एक गुणसूत्र दो अलग अलग जोड़ों में बढ़ जाए तब उसको बोला जाएगा 2n प्लस 1। बात समझ में आई? आसान काम है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक, ठीक, चलिए अब कुछ उदाहरण हैं जिनको अपन को पढ़ना है, जैसे मोनोसोमी का उदाहरण। पहला उदाहरण है, इनफैक्ट एक ही उदाहरण अपन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम
के अंदर एक x गुणसूत्र की कमी हो जाती है, 44 प्लस x 0 हो जाता है। ठीक है, तो अपन ने बोला था 2n माइनस 1, उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, मोनोसोमी। तो एक x गुणसूत्र की कमी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर यहां पर एक x गुणसूत्र होता तो ये जो व्यक्ति होता या होती वो किस तरीके से, एक सामान्य महिला की तरह विकसित होती। अगर ये ऐसा होता 44 प्लस XX, तो ये सामान्य महिला होती। लेकिन अब एक x गुणसूत्र कम हो गया है। ठीक है, तो महिला तो है लेकिन अल्प विकसित महिला, ठीक है, या बंध्य महिला। ठीक है, जिसके अंदर अंडाशय अल्प विकसित। ठीक, तो आसान है, अंडाशय अल्प। दूसरा चीज इसके अंदर नेक या ग्रीवा जो है वो जालीदार। जालीदार का क्या मतलब, ऐसे यहां पे जालियां निकली हुई नहीं रहती है, या तुम गूगल पे लिखना वेब्ड नेक, क्या लिखोगे, वेब्ड नेक, फोटो दिखेगा तुमको, इस तरीके की कंडीशन दिखेगा। ठीक है, तो ग्रीवा कैसी होती है, जालीदार वहां पर रहती है, और साथ साथ लैंगिक लक्षण अनुपस्थित। ठीक, आसान काम है। तो इसको क्या बोला जाता है, टर्नर सिंड्रोम बोला जाता है। तो एक ही उदाहरण है, इसी को अपन पढ़ रहे हैं। अब दूसरे टाइप के ट्राइसोमी के उदाहरण, ट्राइसोमी के उदाहरण। तो ट्राइसोमी का एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है जिसको बोल रहे हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, एक्स गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी आ जाती है। तो एक ऐसा आदमी था जो नॉर्मल सामान्य पुरुष होता, लेकिन अब इसके अंदर क्या आ गई है, एक्स गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी आ गई। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कॉपी आएगी तो अब ये व्यक्ति जो होगा, एक्स गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी, अगर ऐसा होगा तो ये व्यक्ति ओवरऑल तो कैसा होगा, पुरुष। पुरुष जिसमें महिला के समान लक्षण। ओह, बहुत गड़बड़ हो गया। तो पुरुष जिसमें महिला के समान लक्षण, तो क्या होता है, स्तन विकास, जिसको बोला जाता है गाइनेकोमेस्टिया। तो ओवरऑल वो पुरुष की तरह विकसित हो रहा है, लेकिन उसमें महिलाओं के समान लक्षण आएंगे, खासकर द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो महिलाओं के होते हैं वो आ सकते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगला डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी का ही उदाहरण है डाउन सिंड्रोम। किसकी एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी, 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी। तो क्या फर्क पड़ता है 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी की वजह से, तो हमारे पास पहली चीज तो पहले होते थे 44 प्लस XX या XY, अब एक गुणसूत्र बढ़ गया तो क्या हो जाएगा 44 प्लस XX। अगर महिला है तो ऐसी, पुरुष है तो ऐसा। ठीक है, अब लिंग गुणसूत्रों में कमी ज्यादा, वृद्धि ज्यादा वगैरह तो नहीं हो रही है, तो ये तो व्यक्ति तो मेल और फीमेल में से कोई भी हो सकता है, पर उसके अंदर 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी की वजह से कुछ लक्षण विकसित होते हैं जिसको बोला जाता है मंगोलियन मूर्ख। क्या बोला जाता है, मंगोलियन मूर्ख। डाउन नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डाउन सिंड्रोम। अब इसके अंदर देखो, इधर क्या क्या लक्षण होते हैं। एक तो
जो शरीर की लंबाई है वो कम, मतलब बोनापन। फिर इसी तरीके से गोलाकार सिर हो जाएगा, हमारा सिर पूरी तरीके से गोलाकार नहीं है, ठीक है, टॉम जैसा, गुंबद जैसा सिर होगा। और शारीरिक मानसिक विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध, शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा, जन्मजात हृदय रोग होगा, जन्मजात हृदय रोग। और क्या हो सकता है, तीसरा, हृदय रोग के बाद में हाँ, मुंह आंशिक रूप से खुला, खुला, तथा खांचेदार जीभ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चौड़ी हथेली होगी, चौड़ी हथेली व विशिष्ट रेखाएं, हथेली में विशिष्ट प्रकार की रेखाएं होगी, इस तरीके से एक सीधी रेखा होगी। हालांकि उसको देख के अपन किसी को बोल नहीं सकते कि ये डाउन सिंड्रोम है, क्योंकि वो सामान्य पॉपुलेशन के अंदर भी ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल है अपने किसके, संरचनात्मक परिवर्तन के। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल और है जो एनसीईआरटी ने नहीं बताए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन में सामने आएंगे, उनको भी नोट कर लो। एक है टाउ सिंड्रोम, जिसमें कौन सा गुणसूत्र, 13वां गुणसूत्र एक्स्ट्रा, 13वां गुणसूत्र एक्स्ट्रा। दूसरा है एडवर्ड सिंड्रोम, जिसमें 18वां गुणसूत्र एक्स्ट्रा। इसी तरीके से एक है जैकब सिंड्रोम, क्या है, जैकब सिंड्रोम, जिसमें वाय गुणसूत्र अतिरिक्त होता है, वाय गुणसूत्र एक्स्ट्रा। तो अगर इस तरीके की चीजें, ये भी एग्जांपल पूछे, वाय गुणसूत्र अतिरिक्त है इसलिए व्यक्ति आक्रामक प्रवृत्ति का होता है, इसीलिए इसको अपराधी विकार भी बोला जाता है, अपराधी सिंड्रोम या अपराधी विकार बोला जाएगा, ठीक है। तो मोनोसोमी का उदाहरण तो ये एक ही है, ये वाला। बाकी सब तो किसके उदाहरण है, ट्राइसोमी के उदाहरण है, ठीक है। तो ट्राइसोमी के उदाहरण क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और ये बाकी सारे के सारे उदाहरण, ठीक है। इनको नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास यहीं पर अपन खत्म कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे अपन अगली क्लास में बात करेंगे।